जैसे आपने डार्विन की जो थ्योरी है उसी को नेगेट कर दिया कि इंसान बंदर से इवॉल्व ही नहीं हुए, तो ऐसे में जो बच्चा आपकी कथाएं सुन रहा है वो तो साइंस में फेल हो जाएगा। नहीं, मैंने तो ये भी बोला है कि देखो, जब आएगा आपको प्रश्न कि क्या आप बंदर की संतान थे, तो आपको लिखना पड़ेगा हाँ, लेकिन ये गलत है, आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि पढ़ाया ही जाला सिलेबस में। लेकिन ये गलत है ना, हम बंदरों की संतान नहीं हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। मैंने सोचा कि इंडियन बाबा लोग बंदर और डार्विन के बारे में तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, क्या डार्विन ने कभी इंडिया और बंदर के बारे में कभी कुछ बोला है? तो मैंने जो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है उसको उठाया, उसमें किताब को डाउनलोड किया और कंट्रोल F मारा कि कहाँ कहाँ इंडिया और बंदर का जिक्र आ रहा है। तो ये लिखा है डार्विन भाई साहब ने। ओके, कुवियर फादर ऑफ पेलेंटोलॉजी है, मतलब कि जो पुरातन विभाग जो होता है, वो जो खोद के निकालते हैं, उसका फादर है। वो यूज टू, और जो वो बोलता था कि नो मंकी अकर्ड इन टर्शरी स्ट्रेटम, मतलब कि ज़मीन में मिलते नहीं है। मतलब कि वो आसान भाषा में ये कहना चाह रहा था कि जो मंकी है ना, वो अभी हाल फिलहाल में आए हैं, पुराने नहीं हैं। तो डार्विन बोलता है लेकिन अभी अभी जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं वो डिस्कवर हुई हैं इंडिया के अंदर में, मतलब कि इसी के अंदर में, मतलब कि ज़मीन के अंदर में, और वो इतनी पुरानी है, मायोसिन स्टेज की हैं। मतलब कि जो इल्ज़ाम लगा भारतीय बाबाओं के द्वारा डार्विन पर के ये अंग्रेज़ों के बाप होंगे बंदर, हम तो ऋषियों की संतानें हैं, मगर ये प्रूफ इंडिया ने दिया हुआ है भाई कि सबसे पुराने बंदर इधर मिलते थे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि इनके पास ये इन्फॉर्मेशन ही गलत पहुंची हुई है, एप शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं करते कि एप लाइक क्रीचर्स, तो ये तो अपने आप में ही आयरनी है कि इंडिया ने इस बात का प्रूफ दिया था कि ओल्डेस्ट मंकी इधर मिल रहा है। इससे बड़ी आयरनी मुझे ये लगती है कि बाकी धर्म, मतलब कि अब्राहमिक रिलीजन में तो फिर भी बोल सकते हो कि भाई ये तो गॉड के आइडिया के तुरंत खिलाफ खड़ा हुआ है, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इवोल्यूशन। हिंदू धर्म वालों को तो पूरा मतलब इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, जैसे कि सदगुरु ने उठाया है, और सदगुरु पूरा उठाते हैं, बोलते हैं कि देखो हमें तो इवोल्यूशन पहले से ही पता था, जो कि वो भी गलत एक्सप्लेनेशन है, मगर एटलीस्ट हिंदुइज्म में पूरा चांसेस था कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। This is running absolutely parallel to Darwin's theory of evolution. The first form of life on this planet was in water. First form of life was fish. Darwin also agrees. आपके घर में एक बच्चा है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, उसके बारे में सोचिए। अगर आप चाहते हैं कि वो बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, तो 21 और 22 तारीख को हम क्रिटिकल थिंकिंग के इंटरैक्टिव वर्कशॉप है, उसकी सारी जानकारी वीडियो के एंड में। दो तरीके के लोग हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसी रील्स भी हैं जो बोलती हैं कि देखो बंदर से इंसान बना, इंसान और अच्छा इंसान बना, अभी आगे चल करके इंसान ही भगवान बन जाएगा। ऐसे भी हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये विकासवाद का सिद्धांत है, और हमारी आसपास की ज़िंदगी में इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? विकासवाद। और विकास का मतलब होता है बेटरमेंट की तरफ, ये लोगों का नॉर्मल परसेप्शन है। लेकिन दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि जैसे एक जानवर में मनुष्य छुपा बैठा हुआ था और मौका पाते ही बाहर आ गया, वैसे ही मनुष्य में भगवान भी हैं जो एक दिन बाहर आएंगे। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सनातन धर्म की पूरी फिलॉसफी, पूरा दर्शन इसी थॉट प्रोसेस के अराउंड है कि हम सब में एक परफेक्शन छुपी हुई है जो एक न एक दिन जाकर मैनिफेस्ट होगी। विवेकानंद जी का कहना था कि इवोल्यूशन थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पीछे एक ऐसी शक्ति है जो अपने आप को परफेक्शन की तरफ ले जा रही है। जब हम डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की बात करते हैं तो वहाँ पर विकास का मतलब बेटर वर्जन ऑफ यू नहीं होता है। बेटर वर्जन ऑफ यू होता तो डायनासोर से आज ये जो तुम घर के बाहर ये कबूतर परेशान करते रहते हैं, ये नहीं बने होते, ये मोर नहीं बने होते। डायनासोर पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे, वो आज की तारीख में पक्षियों की फॉर्म में धरती पर राज करते हैं। तो लोगों को लगता है कि विकासवाद का मतलब बेटर वर्जन ऑफ यू, जबकि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि डायनासोर का तो वर्स्ट वर्जन चल रहा है पक्षी की फॉर्म में। तो एक तरफ हिंदू धर्म को एंकर की तरह यूज़ करते हुए लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि भाई बंदर से इंसान, इंसान से आगे चल करके भगवान भी बन जाएगा, मतलब बेटर वर्जन भी बन जाएगा। और दूसरी तरफ ऐसे बाबा भी मिल जाएंगे जो बताएंगे आपको कि नहीं नहीं भाई, अब मतलब विकास की तरफ नहीं जा रहे हैं, जो हम जा रहे हैं, हमारा डिमोशन हो रहा है, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। भाई कलयुग चल रहा, कलयुग। ये जो सृष्टि है ये निरंतर विनाश की ओर अग्रसर हो रही। कौन था जिसका सिद्धांत विकासवादी था? कोई विदेशी विचारक था? डार्विन था क्या? डार्विन वो कहता है कि धीरे धीरे विकास होता है और
तो उसका सिद्धांत विकासवादी है, पर हम लोगों का सिद्धांत है कि ये सृष्टि विकास की ओर नहीं जा रही है, ये सृष्टि प्रतिपद विनाश की ओर जा रही है। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर इन लोगों को सच में ओरिजिनल वाले केस पता चल गए ना कि ऐसा भी होता है, तब तो ये भाई गिरेबान पकड़ लेंगे। ऐसा तो कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस से हो ही नहीं सकता। एक वॉस्प होता है, वो वॉस्प क्या करता है कि एक बहुत ख़ास जगह पे उसको कॉकरोच के अंदर में ना वेनम डालना पड़ता है, और वहीं जब वो उस कॉकरोच पे वेनम डालेगा तो वो उतना ज़िंदा भी नहीं रहेगा, मरेगा भी नहीं, एक बीच की स्टेट चाहिए होती है। और अब वो जो वॉस्प है उसके शरीर में अंडे देता है, और ये सामंजस्य बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं गलती से ऊपर नीचे दे दिया जहर तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया तो वो मर जाएगा, आपका कॉकरोच मर जाएगा, तो भी बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो लोगों को लगा बता इतना ख़तरनाक केस जो है वो कैसे ऑटोमेटिकली अपने आप वाले प्रोसेस से हो सकता है, कोई होगा ना। लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे मेरी आंखें हैं तो मेरे पूर्वजों में आंखें थी, वहाँ से इवॉल्व हुई थी, फिर हम सबके पास है। तुमको मालूम है कम से कम नहीं तो 100 बार इंडिपेंडेंटली आंख जो है वो इवॉल्व हुई है। आंख छोड़ो, तुमको मालूम है कि ब्रेन इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हो सकता है, हुआ है। हमारा ब्रेन अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुआ है, और उसमें भी न्यूरॉन्स हैं और वो भी सोचने के काम में आता है। और ये ब्रेन बिल्कुल अलग इवॉल्व हुआ है ऑक्टोपस और बाकी मॉलस्क वगैरह के अंदर में, उनका भी ब्रेन है और हमारा भी ब्रेन है, मगर अलग अलग तरीके से। जैसे आँख में तुम्हें समझ में आ जाएगा, जैसे तुम्हारी एक आँख है, लेकिन इंसेक्ट में तुमको कंपाउंड आइज देखने के लिए मिलते हैं, वो भी आँख ही। फंडामेंटल प्रिंसिपल और आइडिया हाउ टू यूज़ वो सेम ही है। उसी तरीके से ब्रेन तक अलग अलग तरीके का इवॉल्व हो सकता। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि कोयल अपना अंडा या अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, कौवे के अंडे में घोंसले में दे देती है। तो बोले कि इतना दिमाग कहाँ से आया उस पर्टिकुलर बर्ड के पास में। बोले कि इतना दिमाग तो आया, इतना दिमाग कैसे आया कि वो बच्चा जो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वो कैसे अपने घोंसले के अंदर में पड़े हुए दूसरे अंडों को जो है वो लात मार करके बाहर निकाल देता है ताकि ये खुद जिंदा बचा रह सके। ये अगर लोगों को पता चल जाए कि ये भी हो रहा है, बोलेंगे भाई ये हो ही नहीं सकता कि अपने आप हो जाए, ये इसके लिए बंदे की ज़रूरत है, इसके लिए ऊपर वाले की किसी बंदे की ज़रूरत है। ऐसे कैसे हो जाएगा ये इतना सा जो जानवर है, ये इतना जिसको आँखें नहीं खुली हैं, ये उठा करके अंडे फेंक रहा बाहर पानी में। और मुझे तो मतलब ये भी दिमाग ख़राब हो रहा है कि क्या वो बंदा जिसने इवोल्यूशन शब्द को जब हिंदी के तर्जुमे हो रहे होंगे, ट्रांसलेशन हो रहा होगा, तब उसने विकासवाद जब किसी व्यक्ति ने शब्द उठाया होगा, क्या उसको भी इसकी बेसिक समझ नहीं थी कि विकासवाद शब्द इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, कोई और शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है क्या यहाँ पर। हम लोग नए एट्रीब्यूट्स ले भी लेते हैं और जब मौका मिलता है तो उसको छोड़ भी देते हैं। जैसे कि हमारे नदियों के अंदर में हमने जब नदियों का पानी गंदा कर दिया, छिछला कर दिया, तो मछलियों ने जो आँखें इवॉल्व की थी, जो आई थी उनके पास, उनको लगा कि भाई अब इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, लेट इट गो, छोड़ दिया। कोई पर्टिकुलर टेप वर्म जो होता है वो जब शरीर में अंदर जाता है तो वो खाने के लिए बस एब्जॉर्ब कर लेता है खाना, तो उसको खुद के डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम त्याग देता है, ख़त्म कर देता है। एक ज़माने में जो उस वर्म के पास चीज़ थी अब नहीं है, और कोई डायरेक्शन भी नज़र नहीं आती अनलेस एंड अनटिल या तो हम सिलेक्ट कर रहे हों या फिर नेचर सिलेक्ट कर रहा हो। जब नेचर सिलेक्ट करता है तो उसे नेचर का सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन बोल देते हैं, और जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो उसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोल देते हैं। हमने मुर्गी जो इत्तू सी हुआ करती थी 100 दिन के अंदर में इतनी बड़ी कर दी, वो हमने बनाई। गाय दूध दिया करती थी बहुत कम सा, वो अब बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, हमने बनाया, क्योंकि हमने उनको आर्टिफिशियली सिलेक्ट। जितनी भी सब्जियाँ, जितने भी फल आप खा रहे हैं वो सब हमने सिलेक्ट किए हैं आर्टिफिशियली, बड़े साइज़ के लिए, रसीला होने के लिए, मीठा होने के लिए, ये हमने सिलेक्ट किया। उसी तरीके से नेचर भी सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन ये शायद हमारी लैंग्वेज का अभाव है कि हम बगैर ऐसे शब्दों के बात ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि नेचर ने सिलेक्ट किया, हम तुरंत उसे एक प्रतिमा, व्यक्ति विशेष, एक उसमें जान सी फूंक देते हैं कि अरे देखो हम उसी ही को तो भगवान बोल रहे हैं। बट वो एक प्रोसेस है, कोई एक्टिवली बैठ करके देख नहीं रहा है, क्योंकि फिर वो इंटेलिजेंट डिज़ाइन हो जाता, वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं रहता। लेकिन असल शब्दावली जो यूज़ की जानी चाहिए, अगर हमने वो हर बार इस्तेमाल की तो उतने में तो लोग भग करके चले जाएंगे। तो शायद इसलिए हम ये वाली शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? आई डोंट एग्री कि करना चाहिए, बट
आई एम जस्ट रिपोर्टिंग कि ये हो रहा है। Darwin's theory has been proved false long ago. तुमको मालूम है हमारे पास विटामिन सी का एक जीन है, मतलब कि हमारे जो पूर्वज हैं वो विटामिन सी की उनको बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो बगैर खाए उनका शरीर खुद से विटामिन सी बना सकता था। और बाकी जानवरों में अभी भी काम करता है उनका विटामिन सी का जीन, हमारा काम नहीं करता है। एक जीन की लाश पड़ी हुई है मेरे शरीर की हर एक सेल में, जो कभी किसी ज़माने में विटामिन सी बनाता था, बनाता ही नहीं, क्योंकि शायद मेरे पूर्वजों को जो खाना मिल रहा था वो इतना ज़्यादा विटामिन सी रिच था कि कभी ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम ही नहीं आई जिसका विटामिन सी का जीन खराब हो गया था। खाने में विटामिन सी मिल ही रहा था, उसको सेक्स करने को भी मिल रहा था, उसके बच्चे भी पैदा हो रहे थे, तो उसका जो खराब विटामिन सी का जीन है वो बढ़ता गया। हम हैं वो लोग। तो ये कहना विकासवाद ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ये सुपरलेटिव्स, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। हॉटर होता है क्या पता नहीं। तो सुपरलेटिव्स एक दूसरे के रिलेटिव शब्द हैं, तो उसी तरीके से कोई भी चीज़ बेहतरीन है, इवॉल्व्ड वर्जन है, वो कंटेक्चुअल है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं हो सकती। तुमको मालूम हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनमें से कई ऐसे पूर्वज हैं जिनकी दिमाग की, ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी हमसे ज़्यादा थी। हम इस बात का गुमान लेकर के चलते रहते हैं कि हम में दिमाग ज़्यादा, हम में ब्रेन ज़्यादा, हम में क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा। वो लोग विलुप्त हो चुके हैं क्योंकि ये आइडियाज़ इतने ज़्यादा काउंटर इंट्यूटिव हैं, शायद इसलिए लोगों को ये समझने में शायद थोड़ी सी तकलीफ होती होगी। ओके, वीडियो देख ली, आई होप कि कुछ सीखने को मिला होगा। पॉइंट इज़ कि हम लगभग हर वीकेंड पर एक पर्टिकुलर वर्कशॉप कर ही रहे हैं। तो 21 और 22 को जो है क्रिटिकल थिंकिंग की वर्कशॉप है, जिसमें मैं इंटरैक्टिव तरीके से कि बंदे को बोलोगे कि भैया तुमको हम सिखा देंगे कुछ XYZ, तो शायद मैं ना सिखा पाऊँ, लेकिन क्या वो एक्टिविटीज़ है जिसे कर करके लोगों को इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछने की आदत पड़ जाए, वो बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें, वो सवाल करना सीखें, वो खुद से भी सवाल करना सीखें, बाकियों से भी सवाल करना सीखें। और इसको क्रिटिकल थिंकिंग की वर्कशॉप है। ये एक बार हो चुकी है पिछले महीने, हर महीने मैं उसको एक बार करूँगा ही, ताकि हर बार आपके पास मौका रहे कि आपके घर में आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है, आप खुद सीखना चाहते हैं, ताकि इनडायरेक्टली उस बच्चे को वो सारी चीज़ें करवा सकें। पिछली बार जो हमने एग्जाम्पल्स इस्तेमाल किए थे, इस बार उससे अलग इस्तेमाल करके हर बार मैं इसको अपग्रेड करता रहूँगा, चेंज करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि हर बार सेम तरीके की ही क्रिटिकल थिंकिंग की वर्कशॉप चल रही जो एक बार हो गई है। हर बार अलग एग्जाम्पल, हर बार अलग एक्टिविटीज़, इससे मेरा भी थोड़ा सा इवोल्यूशन होता रहेगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय बाय।